नमस्कार, राधे राधे। हिंदी व्याकरण अपनी चल रही है और हिंदी व्याकरण में आज का जो बिंदु रहेगा वो भाषा की इकाइयां हैं। भाषा की इकाइयों के संदर्भ में बात करें कि भाषा की इकाइयां कौन कौन सी हैं सर। देखो, भाषा की इकाइयों में सबसे पहले अगर बात करें तो ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, है ना। ये सब चीज़ें आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें से प्रत्येक एग्जाम जो आप पीछे उठा के देखोगे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सार्थक इकाई कौन सी है। तो वो सब चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो आज का जो विषय रहेगा वो भाषा की इकाइयों की बात करेंगे। भाषा की इकाई, चलिए सबसे पहले मैं एक सीरीज लिख देता हूं कि किस प्रकार इसकी सीरीज होती है। सबसे पहले अगर बात करें अपन, सबसे पहले जो होता है वो होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और ध्वनि के बाद आता है क्या? वर्ण। ठीक है। और वर्ण के बाद क्या आता है? अक्षर। अब कई विद्वान जैसे अक्षर को और वर्ण को एक ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक ही मान लेते हैं, परंतु बात क्या है? गलत है। कैसे है? स्पष्ट करेंगे आज। अक्षर के बाद बनते हैं शब्द, ठीक है, और शब्द के बाद बनता है पद, और पद के बाद बनता है वाक्य। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे तो आती होंगी, परंतु पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो अपन यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ध्वनि की। किसकी बात कर रहे हैं? ध्वनि की। चलिए पहले ध्वनि पर चर्चा कर लेते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि को हम नाद भी बोलते हैं। किसी भी प्रकार की भाषा के माध्यम से उच्चारित जो रूप होता है, भाषा का उच्चारित रूप, वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। समझ में आई बात? जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि हो रही है ना। गूंगा भी बोलता है तो क्या होती है? ध्वनि होती है। तो हम कह सकते हैं इसे भाषा का स्फोटक रूप भी कह सकते हैं। ठीक है। स्फोटक का मतलब भाषा जब उच्चारित हुई तो वो निकली तो वो क्या कहलाएगी? ध्वनि। अब देखिए, ध्वनि जो होती है उसे सिर्फ सुना जा सकता है। क्या सुना जा सकता है? ध्वनि को सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसलिए वो पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी सर्वोत्तम यानी सुनने वाली, सर्वोत्तम, ठीक है, यानी सुनने की इकाई कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि है। इसे बोला और सुना जा सकता है। तो यहाँ कोई कंफ्यूज आपके नहीं होना चाहिए। अब इसमें अपन लिख लेंगे भाषा का उच्चारित रूप, यानी मौखिक रूप कह सकते हो आप इसे। उच्चारित रूप क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाता है। भाषा का उच्चारित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। एक बार मैंने शायद मध्य प्रदेश का पेपर था, उसमें पूछ लिया था कि ध्वनि का दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि का दूसरा नाम है स्वन। ये भी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं? स्वन बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी दूसरी विशेषता लिख लेते हैं। भाषा का स्फोटात्मक रूप है ये। ठीक है। स्फोटात्मक रूप कैसे? सॉरी, स्फोटक लिख दिया गया है ये, ठीक है ना। स्फोटात्मक रूप है, यानी जो बोला जाता है वो स्फोट होता है, ध्वनियां उच्चारित होती हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है। तीसरी विशेषता यहां लिखनी है आपको। भाषा की सर्व्य यानी सुनने वाली, सर्व्य सूक्ष्म या सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम लिख देता हूं, लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। अब ध्यान रखिएगा, भाषा की सर्व्य यानी आपको ध्यान रखना है, मौखिक अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटी कौन सी है? आपकी ध्वनि है। ठीक है। और इसमें नीचे लिख लेना है, इसे बोला व सुना जा सकता है। बोला व सुना जा सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं, जहां से प्रश्न बनेंगे ये सारी विशेषताएं आपको यहां मैंने करवा दी है। तो ये ध्वनि की बात थी। तो ध्वनि क्या है? उच्चारित रूप है, स्फोटात्मक रूप है, ठीक है, इसे बोला और सुना जा सकता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ठीक है। और मौखिक को वो उलझाना चाहे तो यहाँ सर्वे के रूप में आपको दे सकता है। सुनने की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। तो ये अपनी बात हो रही है ध्वनि की। ओके, चलिए
अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, ध्वनि के बाद क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। अच्छा एक मिनट उदाहरण के रूप में बात कर लेते हैं, कहाँ गया, चलिए एग्जाम्पल की बात करें। गुरु जी एग्जाम्पल बता दो, जैसे ए है ये एक ध्वनि है, ठीक है, ई है ये एक ध्वनि है, ऊ है ये एक ध्वनि है, इस प्रकार, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे बात करेंगे वर्ण की। वर्ण, वर्ण क्या है? अब देखो वो तो क्या थी, मौखिक थी, और जो ध्वनि निकलती है उसे अगर हम लिख दें, किसी भी भाषा में उसे लिपिबद्ध कर दिया जाए तो वो वर्ण कहलाएगा। परंतु ध्यान रखिएगा वर्ण के खंड संभव नहीं है। कैसे, अपन उदाहरणों से देखेंगे। तो अपन यहां लिखेंगे उच्चारित, उच्चारित ध्वनियों के, यानी जो हमने पीछे पढ़ा ध्वनि जो बोली जाती है उसे ध्वनि कहा था, वही चीज लिखवा रहा हूं कि उच्चारित ध्वनियों के प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक चिन्ह क्या कहलाते हैं, चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो क्या कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा ए और मैंने उसे लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका वर्ण कहलाएगा। ए बोला वो आपकी क्या थी, ध्वनि थी, परंतु उससे जब मैंने लिखित रूप में दे दिया, उच्चारित का प्रतीक बना दिया कि ये ए है और ये ए ही कहलाएगा, चाहे वो किसी भी भाषा में हो परंतु वो ए ही कहलाएगा, तो वो लिखित रूप क्या कहलाएगा, आपका वर्ण कहलाएगा। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब यहां मैं इंपोर्टेंट करके लिख रहा हूं, ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो वर्ण की ये विशेषता भी लिख सकते हो, स्वर व स्वर रहित, ये ध्यान रखना, स्वर व स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाएगा, आपका वर्ण कहलाएगा। कैसे, देखो जैसे मैंने ये लिखा कै, मैं कह दूं ये वर्ण है, नहीं है, ये वर्ण नहीं है, और मैंने ये कै लिख दिया, ये कै लिख दिया और इसमें से हलंत लगा दिया, हलंत का अर्थ होता है इसमें से स्वर निकल गया, अर्थात देखो स्वर रहित हो गया, ठीक है। तो स्वर जो रहित हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ण ही कहलाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वर मैंने आपको बताई दिए, स्वर जितने भी हैं, जैसे ए है तो ये क्या है, वर्ण है, ओके, याद रह जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपका नहीं है, ये आपका वर्ण है, क्योंकि कै के अंदर ए विद्यमान है और इसके खंड संभव नहीं है वर्ण के, परंतु इसके तो खंड हो रहे हैं। कैसे, जैसे मैं कै प्लस ए कर रहा हूं तो इसका तो खंड हो गया, तो ये फिर वर्ण नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये वर्ण नहीं हो सकता। तो फिर इसकी और क्या विशेषता हो सकती है गुरुजी, देखो भाषा की, भाषा की, अब देखो वो क्या थी, वो क्या थी, सर्वे सुनने वाली थी, परंतु ये क्या हो जाएगी, दृश्य हो जाएगी। तो भाषा की लघुतम दृश्य इकाई, क्योंकि ये दिखाई देता है ना, दृश्य इकाई हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। देखो कै अगर मैंने लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रहा है। तो भाषा की सबसे छोटी आपको दृश्य लघुतम इकाई पूछे तो आपको उत्तर देना चाहिए क्या, वर्ण, उत्तर उसका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें, अब ये दृश्य इकाई हो ही गई, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, अब देखो जैसे मैंने वर्ण वह लिखा, तो उससे वर्ण को क्या किया जा सकता है, बोला भी जा सकता है, बिल्कुल गुरुजी सही बात है, बोला भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है ना, लिखा भी जा सकता है। अब देखो ये क्या है, सीखने के जब हम पढ़ते हैं ना, सुब्बोपली आपके सूत्र याद होगा, है ना, और एक इसमें क्या रह गया, देखा, और देखा भी जा सकता है। तो ये 5 विशेषताएं किसकी हैं, ये है वर्ण की। वर्ण को बोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, सुना जा सकता है और देखा जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा। अब देखो अगर वो आपको पूछ ले कि अर्थ की दृष्टि से, यहां लिख रहा हूं मैं, वर्ण अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से निरर्थक इकाई है, निरर्थक इकाई है। अब कैसे है बताओ, निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मैंने लिखा क,
ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। जब तक ये स्वरों के साथ नहीं आएगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इसको क्या बोल दिया? अर्थ की दृष्टि से कौन सी इकाई है? निरर्थक इकाई मानी जाती है। और लास्ट इसकी विशेषता में अपन लिखेंगे, वर्ण के या इसके खंड संभव नहीं है, खंड संभव नहीं है, संभव नहीं है ना? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी अपनी वर्ण की विशेषताएं, जहां से प्रश्न बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल मैंने वैसे तो आपको बता दिया, ये आपके वर्ण है। अब ये वर्ण नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वर्ण नहीं है, यहां मैंने क्रॉस लगाया है, ये वर्ण है, बिल्कुल है, ये भी वर्ण है, बिल्कुल है, ये भी वर्ण है, बिल्कुल है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, वर्ण के बाद क्या आएगा? वर्ण के बाद बनते हैं अक्षर। तीसरा पॉइंट है आपका अक्षर। अब देखो, पहले तो इसको ऐसे याद रखो, मैं एक ट्रिक से बता देता हूं। अक्षर और अक्षर शब्द में देखो अंतरिक्ष शब्द से मिलता जुलता सा है कि वे वर्ण या वे शब्द समूह है जो अंतरिक्ष में गुम हो जाएं, जिन्हें बोला जाए परंतु वो अंतरिक्ष में क्या हो जाए? गुम हो जाएं। तो देखो इसके अंदर अगर मैं हिंदी की बात करूं तो देखो ए आ रहा है ना, ए का अर्थ होता है नहीं। हिंदी के अंदर जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। यानी मैं यहां एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो ए लगा दिया और इसके पीछे मर लगा दिया। मर मीन्स मरना, ए का मतलब जो कभी नहीं मरे। तो ए किसका सार्थक हो रहा है? नहीं शब्द का सार्थक हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां ए और यहां शर, शर मीन्स होता है विनाश, नष्ट होना, जिसका अर्थ क्या हो गया? जिसका विनाश न हो। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जिसका विनाश न हो, जिसका विनाश न हो, जो नष्ट न हो, जो क्षय न हो, वो क्या कहलाएगा? आपका अक्षर कहलाएगा। जो अंतरिक्ष में क्या हो जाए? गुम हो जाए। अब गुरुजी ये क्या हो गया? हमारे समझ में नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं, तो ध्यान रखना कि वह ध्वनियों का वह समूह है जो श्वास के एक झटके से क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका अक्षर कहलाएगा। कैसे? एक एग्जाम्पल यहां मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा हां, मैंने क्या कहा? हां, एक साथ आ रहा है ना, हाँ, तो ये क्या है? अक्षर है। अगर मैं इसके टुकड़े तो संभव है नहीं, एक झटके में निकले। अगर मैं ऐसे बोलूं इसको है प्लस आ, तो सही आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ना हो जाएगा तो ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, न धन आ नहीं बोलेंगे, जा, ठीक है ना? तो जय धन आ नहीं लिख सकते, इसको बोल नहीं सकते, उच्चारित नहीं कर सकते, एक झटके से नहीं बोल, इसे जब एक झटके से ही बोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके टुकड़े संभव नहीं है। अक्सर हमेशा एक झटके के साथ ही बोले जाते हैं। तो अपन यहां इसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं अक्सर की, कि जिन ध्वनि जिन ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो, श्वास के एक ही झटके में हो, झटके में हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका अक्सर कहलाएगा। ये बात आपकी ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल है। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल। हाँ सीधा बोला तो ये अक्सर है। अगर मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकते, तो ये एक साथ झटके में आएंगे। अब यहां से जो प्रश्न बना, पेपर में आया, वो क्या कहलाएगा? वो ध्यान रखिएगा, वो कहलाएगा स्वर और स्वर रहित, सॉरी स्वर सहित, स्वर सहित, स्वर व स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं, क्योंकि ये स्वरों के साथ आएंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ सहित है और पीछे मैंने लिखवाया, वो क्या लिखवाया था? रहित लिखवाया था। वर्ण रहित होते हैं और जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? सहित होते हैं। तो यहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अक्षर की ये मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे शब्द की। इसकी बात करेंगे, शब्द की बात करने जा रहे हैं। अब ये शब्द क्या होता है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब मैंने सबसे पहले अक्षर करवाया आपको, फिर वर्ण करवाया। तो यानी वर्णों और अक्षरों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले,
ठीक है, क्या निकले, सार्थक अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा। क्या बोला मैंने सबसे पहले ध्वनि कराई तो ध्वनि आ जाएगा, दूसरा मैंने वर्ण कराया, वर्ण आ जाएगा। यानी ध्वनि और वर्णों का ऐसा सार्थक समूह है या व्यवस्थित समूह है जिसका कोई अर्थ निकले, जो कोई सार्थकता प्रदान करे, वो क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा। जैसे चलो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आप लिख लीजिएगा। तो यहां लिखना है, वर्णों व अक्षरों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप समूह है, क्या कहलाता है बेटा, तो देखो शब्द कहलाता है गुरुजी। ठीक है, क्या कहलाएगा, शब्द। तो इसकी और क्या विशेषता हो सकती है, देखते हैं इसकी विशेषता। तो ये सार्थकता प्रदान करेगा। मैं एग्जांपल लास्ट में दे दूंगा, पहले ये इंपॉर्टेंट बातें हैं तो ये ध्यान रखना। सार्थकता के स्तर पर या सार्थकता के आधार पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सार्थकता के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। सार्थकता शब्द से ही आती, लघुतम इकाई जैसे मैं यहां एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कै, ठीक है, और ले और मैं, ये सारे अलग अलग हैं, परंतु इनका कोई अर्थ नहीं है। मैं बोला कै, फिर मैं थोड़ी सी देर रुक के बोल दिया ले, फिर मैंने बोल दिया मैं, तो नहीं है। परंतु जब इन तीनों को मैं इकट्ठा कर देता हूं तो ये क्या कहलाया, कलम। और कलम का अर्थ होता है हाथ से लिखा, जब अपन किसी भी वस्तु पर लिखते हैं, वो पेन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, आपकी लघुतम इकाई कहलाएगी। ठीक है, और शब्द सार्थक कब होता है, शब्द सार्थक तो होता है, मान ली बात, शब्द सार्थक है। ये देखो मैंने यहां बताया, शब्द तो सार्थक है, परंतु शब्द से तब तक कोई निश्चित अर्थ ज्ञात नहीं किया जा सकता, प्राप्ति संभव नहीं है जब तक उसे वाक्य में प्रयोग नहीं कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा, ये देखो मैंने यहां एक शब्द कलम ले लिया, ठीक है, और इसी शब्द को मैं यहां दोबारा, कलम है, फिर मैंने लिखा कै, मैं, ओ, ले, सेम ही बात होगी। गुरुजी अक्षरों को इधर उधर कर दिया, परंतु यह भी सार्थक है। क्यों कि जब इन तीनों को हम एक साथ बोलेंगे तो क्या बना, कमल बोला। ठीक है, और मैं ये बोल दूं, ये कब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक ये समूह में नहीं आएगा, वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो जाएगा। मैंने बोला कमल, आप नहीं समझ पाओगे, आप सोचोगे गुरुजी फूल की बात कर रहे होंगे, नहीं, मैंने कहा कमल इधर आ। अब बताओ फूल क्या मेरे पास आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति का नाम है कमल, और मैंने कहा कमल खिल रहा है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग कर दिया मैंने। अब उसका अर्थ क्या निकल गया, अलग अर्थ निकल गया, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब तक ये सार्थक तभी होगा जब वाक्य में इसको प्रयुक्त कर लिया जाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा, अन्यथा शब्द क्या हो जाएंगे, निरर्थक ही रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी विशेषताओं में आगे नीचे लिखेंगे अपन, शब्द में फिर क्या मेन बात क्या होगी गुरुजी, तो देखो कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह कौन से होते हैं गुरुजी, कारक चिन्ह जो कर्ता ने कर्म को ये लगते हैं ना, जो कारक चिन्ह होते हैं वो, ठीक है। कारक चिन्ह रहित वर्ण क्या कहलाएंगे भाई, अक्षर कहलाएंगे। यह आपको उलझा सकता है कि कारक चिन्ह रहित वर्ण जो होते हैं या वर्ण समुदाय जो होता है वो क्या कहलाएगा, वो शब्द कहलाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। शब्द, ठीक है, होता है जिसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा। और जिस दिन विभक्ति का प्रयोग हो गया, जिस दिन इसमें विभक्ति लग गई, तो मान लीजिएगा वो फिर शब्द नहीं रहेगा, वो वाक्य बन जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। कहां से चल रहा है शब्द, शब्द यहीं से चल रहा है, ये रहा। चलिए अब कैसे, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। यहां पर अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि टीना, मैंने लिखा हर्षित,
मैंने लिखा खाया, अब मैंने अलग अलग लिख दिए, तो ये क्या है आपके, तो ये क्या है, शब्द हैं जो मैंने अलग अलग लिख दिए, परंतु जब तक इन्हें वाक्य में प्रयुक्त नहीं करूंगा इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं आएगा, वो निरर्थक ही रहेगा। अब मैंने जैसे इसमें कारक विभक्तियां लगाऊंगा मैं, टीना ने हर्षित को फल खिलाया, मैंने ये भी यहां गलत लिख दिया था, फल खिलाया, खाया लिख दिया था अपने, खिलाया। अब देखो यहां पर विभक्तियां कौन कौन सी प्रयुक्त हुई, एक तो ने हुई, एक को हुई, है ना। तो ये देखो, ये जब विभक्तियां प्रयुक्त हुई तो उस विभक्ति के बाद ही इस शब्द का अर्थ निकलकर सामने आया आपके। और ये अब क्या बन गया, पहले जब इसमें ये विभक्तियां नहीं थी तब तो ये क्या था भाई, तब तो ये शब्द था, ठीक है। और जैसे ये विभक्तियों का प्रयोग हुआ तो ये क्या बन गया, ये वाक्य बन गया, ये क्या बन गया, वाक्य बन गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात आप लगा देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख लो, वाक्य में प्रयुक्त होते ही, वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद बन जाता है, पद बन जाता है। अब गुरुजी पद कैसे बन गया, अब आपके एक टॉपिक लगता है पद परिचय। अब आपको ये पूछेगा वो, ने क्या है, को क्या है, कर्ता ने, कर्ता कौन है, टीना, इसका संबंध ने से है, को क्या है, कर्ता ने, कर्म को, कर्म क्या है, हर्षित है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब पद आ गया, अपने आप ऑटोमेटिक ही समझ में आ गया कि ये पद कैसे बना। अब अपन नेक्स्ट 5 नंबर अपने पास बनता है पद। तो ये बात भी अपन यहां पढ़ ही लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, क्या समझा दिया कि वर्ण या अक्षरों का वह व्यवस्थित समूह है जिसे वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो पद कहलाएगा। बस डेफिनेशन इजी सी होगी, तो अपन यहां लिख लेंगे इसमें, वर्णों व अक्षरों का वह व्यवस्थित समूह है जिसे वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वह पद कहलाता है। और मैंने हर चीज आपको बता दी है, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, ठीक है। तो अंतिम एक सार्थक इकाई इसकी रहेगी। अब ध्यान रखिएगा, इसकी एक विशेषता लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पद का निश्चित अर्थ होता है। अब अर्थ निकल गया ना, क्या खिलाया, फल खिलाया, पद का निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, ठीक है बेटा। यह आपको ध्यान रखना है, ये बार बार पेपरों में, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, पेपरों में पूछ। और अंतिम है इसका, व्याकरण की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट, एक वाक्य होता है ना, कोई भी वाक्य हो, वो व्याकरण की संपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि व्याकरण के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब एक वाक्य के अंदर मिलेंगे, कारक, ये सब चिन्ह, विभक्तियां, विराम चिन्ह सब एक वाक्य के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अपन इसको क्या कह देंगे, भाषा की पूर्णतः इकाई, भाषा की पूर्णतः इकाई क्या कहलाएगी आपकी, भाषा की पूर्णतः इकाई क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है, ठीक है। वाक्य अनेक पदों का होता है। अब देखो पद ऊपर थे ना, वाक्य अनेक पदों का होता है, ठीक है। जो आपका इच्छित, या हम बोल सकते हैं इसको अभिष्ट, जो आपका इच्छित या अभिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, वाक्य। वाक्य कोई जरूरी नहीं है एक ही लाइन का, वाक्य बहुत सारी लाइनों का हो सकता है ना। जैसे पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो एक ही वाक्य में लिखी गई है, पूरी किताब एक वाक्य में, क्योंकि उसके अंत में जाकर पूर्ण विराम लगा है। तो इस तरह वो भी एक वाक्य के अंदर लिखी गई है। तो वाक्य जो होता है वो अनेक जो पद होते हैं उनका समूह होता है। तो इसके अंदर अपन डेफिनेशन में तो लिख ही ली, एक और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वाक्य
एक या अनेक पदों, वाक्य एक या अनेक पदों का होता है, जिससे आप अभिष्ट, देखो ये हिंदी का थोड़ा सा हार्ड वर्ड है तो आप इसको इच्छित लिख सकते हो, ठीक है, इच्छित, जैसा आप चाहते हैं वैसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पद लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप अभिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, जो आपके, थोड़ा सा इसको सही कर देते, जो आपके अभिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके होंगे जो मेन भाषा का रूप था, भाषा के पक्ष थे, इकाइयां थी, सब चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपकी पूरी की वर्णमाला करवाएंगे, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ऐसा कोई प्रश्न आपके माइंड में जो होगा वो वहां मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपको क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी तो कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा, और हो सके तो अपने मित्र बंधु जो तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आकांक्षा में आपके साथ मिलेंगे कल नए जोश के साथ। तो मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।